वेलकम टू एकेडमिक बवाल चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के ESBP 2 के सॉल्यूशंस पे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसके सॉल्यूशन, इसके आंसर्स देने के लिए हमें जो क्वेश्चन में दो वर्ड मतलब कीवर्ड्स हैं जिनको मार्क करना, वो ये है कि हमसे बोला गया स्ट्रेट पाथ पे, और जो दूसरा वर्ड बोला गया वो है एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं। तो एक्सेलरेटेड मोशन तब होगा जब बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी जो हो रही है उसका एक्सेलरेटेड मोशन तब होगा जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी उसकी क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज दो तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है मैग्नीट्यूड। वैसे तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप केवल मैग्नीट्यूड बदल दीजिए। दूसरा तरीका है कि केवल डायरेक्शन बदलिए आप। ठीक है, डायरेक्शन बदल के कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड बदल के कर सकते हैं, या दोनों बदल दें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो तीसरा तरीका है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए, देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट पाथ चलने का मतलब है कि बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है कि स्ट्रेट पाथ कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी चेंज होगी। वेलोसिटी तो ऑलरेडी चेंज हो ही रहा है। एंड देन सी ऑप्शन की बात कर रहा है, तो सी ऑप्शन में बोल रहा है कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे एक्सेलरेटेड मोशन करेगी तो वो हमेशा अर्थ से दूर जाएगा। मान लिया कि ये हमारा अर्थ है और ये कोई बॉडी है ड्रॉप कर रहा है, तो अगर बॉडी ड्रॉप करेंगे तो अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो बॉडी टूवर्ड्स अर्थ मूव करेगा। हमेशा बॉडी अर्थ से दूर थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ जो ऑलवेज वर्ड आने की वजह से पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, या सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन के हिसाब से ए एंड बी दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला ये गया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास, पहले तो मान लेते हैं कि ये मेरा फ्रिक्शनलेस टेबल है, ये फ्रिक्शनलेस टेबल है। यहाँ पे मान लिया कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, और इसका जो मास है वो 2 kg है, और साथ के साथ इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हम मान लेते हैं कि वो 4 मीटर पर सेकेंड। अभी जो हम प्रोसीजर से आंसर देख रहे हैं वो प्रॉपर पूरा प्रोसीजर है सब्जेक्टिव मैनर के लिए। फिर एक का लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे एमसीक्यू में बिना सॉल्व किए डायरेक्टली आंसर कैसे कर सकते थे। इसी क्वेश्चन से हम जो, इसी सॉल्यूशन से हम वो कंक्लूजन निकालेंगे। मान लिया टी टाइम लेटर, आफ्टर टी टाइम बॉडी यहां से मूव करके यहाँ पे आ चुकी है। तो जब यहाँ पे आई तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हम v मान रहे हैं, और बॉडी के लिए हमसे बोला गया कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड बोला गया। कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी वही वेलोसिटी आप बाद में भी रहेगी। मतलब पहले 4 मीटर पर सेकंड था, अभी भी 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास पता है, एक्सेलरेशन पता करना, तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो यह आएगा 4 माइनस 4 अपॉन में यहाँ लिखेंगे t। क्लियर? तो अब अगर ये वैल्यू आपको समझ में आ गई है तो नेक्स्ट चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं वो क्या है, 0 अपॉन टी आएगा, तो जिससे लिख सकते हैं 0, यानी एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो 0 है। अगर एक्सेलरेशन बॉडी का 0 है तो इसका मतलब फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू होगा मास दैट इज 2 kg इंटू एक्सेलरेशन की जगह रखेंगे 0, तो यानी फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ से अगर मैं जनरलाइज्ड वे से बोलूँ, एक जनरल वे में बोलूँ, इन जनरल वे अगर मैं बात करूँ, तो जब भी आपसे बोला जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज किया गया है। तो याद रखिएगा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हो गया डेल वी इक्वल टू 0, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है दैट मीन्स देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि अगर एक्सेलरेशन 0 है दिस इंप्लाइज दैट अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा।
तो इसी बात को अगर आप याद रखते हैं इन जनरल, ये जो लास्ट में हमने डिस्कशन किया कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बोला जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि क्यों चेंज इन वेलोसिटी यहाँ जीरो होगा। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर ऑप्शंस देखे जाए तो यहाँ 0 न्यूटन का तो कोई फोर्स है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, a few substances are arranged in an increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? तो हमसे ये बोला गया कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो कौन सा वाला करेक्ट अरेंजमेंट है वो याद रखना है, मतलब बताना है। तो इसके लिए जो बात आपको बेसिक बात याद होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पार्टिकल्स के बीच में, उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Fg का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन गैस। तो ये गैस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेट एंड सपोज। फिर हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड के लिए बात कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल फॉर लिक्विड। एंड देन फाइनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है इन सॉलिड। तो अगर मैं इनके सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो गैस के पार्टिकल्स के बीच में होगा, इसलिए यहाँ देन का साइन लगा रहा है। और फिर जो लिक्विड में है उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैस से तो ज्यादा होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है, तो ये रिलेशन हो जाएगा लेस देन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो होगा पहले गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो हमें बस कुछ नहीं करना, इन चारों ऑप्शन में ये पता करना है कि पहले गैस कौन है, फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट कौन है और देन सॉलिड कौन है। तो अगर इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पहले नंबर पे लिक्विड है, दूसरे नंबर पे गैस है और दूसरे नंबर नेक्स्ट गैस है। तो लिक्विड गैस गैस है, यानी ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता हमारा आंसर। बी ऑप्शन की बात करें तो एयर जो है वो मान लेते हैं गैस है, लेकिन यहाँ सॉलिड आ गया है, तो सॉलिड सुगर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सुगर में सॉलिड है जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इसी तरह से हम बात करते हैं सी ऑप्शन पे, तो ऑक्सीजन जो है वो गैस है, देन वाटर जो है वो लिक्विड है एंड देन सुगर जो है सॉलिड है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसमें ऑक्सीजन आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद से वाटर आएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के हैं बीच में है वो वाटर में ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। एंड देन फिर सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा शुगर में, सबसे ज्यादा किस में होगा, शुगर में। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सही सीक्वेंस जो है वो है सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। तो इसके आंसर के लिए मैं पहले ही बता दूं, आपको याद रखिएगा कि केमिकल चेंज कहते किसे हैं। तो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस बने। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो डिकेइंग ऑफ वुड, इसमें बिल्कुल सही बात है, डिकेइंग ऑफ वुड में नया सब्सटेंस मतलब एक डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट सब प्रोडक्ट क्रिएट होता है, इसलिए ये केमिकल चेंज में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से बर्निंग ऑफ वुड की बात करें तो वो भी क्या है, नया सब्सटेंस बनेगा। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें दिया गया है कि सॉइंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी को काटना, तो काटने में पहले भी वो वुड ही था, बाद में भी क्या रहेगा, वुड ही रहेगा। उसी तरह से हैमरिंग अ नेल इनटू पीस ऑफ वुड, अगर आप कील कहीं पे वो करेंगे, कील अगर लकड़ी पे आप दम वो कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नया चीज बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, इसमें भी केमिकल चेंज नहीं कहेंगे और इसे भी केमिकल चेंज नहीं कहेंगे, ये दोनों केस केमिकल चेंज के नहीं है। तो हमारे राइट आंसर होंगे 1 एंड 2 और वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में है 1 एंड 2, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 5, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। हमसे न्यूमेरिकल रेशियो की बात कर रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ सॉल्यूशन के पॉइंट से अगर हम बात करें तो जो हमें बात याद होनी चाहिए या जो आपको पता होना चाहिए वो बात यह है कि जो डिस्टेंस होता है, अगर हम बात करें सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू होगा डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या उसके बराबर होगा। बराबर का केस तब होगा जब बॉडी दोनों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल तब होंगे जब कोई बॉडी, याद रखिएगा, एक स्ट्रेट पाथ पे घूम रहा हो, स्ट्रेट पाथ पे हो, ठीक है। अगर स्ट्रेट पाथ पे है तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हमें रेशियोज की बात कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर दोनों साइड क्या कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को भी डिवाइड कर दिया
डिस्टेंस से, तो अगर डिस्टेंस इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ लेस देन पे बात करेंगे तो ये आएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आप डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं आने वाला। और वैसे भी क्वेश्चन में हमसे न्यूमेरिकल रेशियोज की बात कर रहा, तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है 1। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड अगर रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे आ गया आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 से हमेशा छोटा होगा। तो अब अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बोला गया है ऑलवेज लेस देन 1, यहाँ पे बात करें ऑलवेज इक्वल टू 1, यहाँ पे बात करें मोर ऑलवेज मोर देन 1, यहाँ पे बात करें इक्वल और लेस देन 1। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, इक्वल या फिर लेस देन 1 होगा। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, always act on different bodies in opposite direction, have different same magnitude and direction, act on either body at normal to each other। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका पहले तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई दो बॉडी हैं और दोनों बॉडी एक दूसरे पे अगर फोर्स लगा रही हैं, इसके बगल में मान लीजिए एक दूसरी बॉडी है, तो अगर ये बॉडी ए है ये बॉडी बी है, तो अगर एक बॉडी फोर्स लगा रही है एफ, ये 1 फोर्स जो है मान लिया बॉडी ए लगा रही है बॉडी बी पे, ठीक, और जो यहाँ पे दूसरा फोर्स होगा तो आप खुद ही देख के समझ पाएंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो होता है। मान लिया F2 फोर्स जो लगाया जा रहा है वो बॉडी बी बॉडी ए पे लगा रही है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो फोर्स है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हैं वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बॉडी पे फोर्स लगेंगे वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप बॉडी ए पे देखेंगे तो जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन अगर मान लेते हैं F2 ऐसे है, ये बॉडी ए है, इसी तरह से अगर हम बात करें बॉडी बी पे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ये F1 है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, और दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ये बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। वो क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन पहला ही ऑप्शन हमारे पास दिया गया कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड से किस में आ रहा है, वेपर में आ रहा है, विदाउट पासिंग लिक्विड, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा करेक्ट। 7 का आंसर पहले का होगा ए, ये हो गया। बाकी अगर इसी तरह से आप पार्ट पढ़ेंगे तो 6 बी पार्ट में आपसे बोला गया है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, जो कि गलत है। वेपराइजेशन में क्या होता है कि जब आप किसी लिक्विड को डायरेक्टली मतलब गर्म करते हैं, हीट करके उसे वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। उसी तरह से वेपर इनटू सॉलिड, अगर वेपर को सॉलिड में कर रहा है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीजिंग में हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, कूल करके ठंडा करके उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा फ्रीजिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये गलत है, क्योंकि सब्लिमेशन क्या होता है, किसी सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया है, गैस में, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट में, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, जिसमें आपको याद रखना था कि डेफिनेशन क्या होती है, सब्लिमेशन की, वेपराइजेशन की, फ्रीजिंग की, और बाकी इसी तरह से कंडेंसेशन एंड what force must the brakes apply to a 2800 kg truck going 30 meter per second to bring it to rest in 8 seconds? हमसे फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हम सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास पहली चीज तो दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया। तो अगर गिवन वैल्यूज में हम बात करें तो हमारे पास गिवन में दिया गया है कि मास ऑफ ट्रक जो है वो है 100 kg, ठीक। उसका इनिशियल स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो है 30 मीटर पर सेकेंड।
फाइनल वेलोसिटी जो उसकी है या फाइनल स्पीड की अगर हम बात करें, तो चूंकि बॉडी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, तो अगर इसको रेस्ट में ला रहा है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जो होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी, या सिंपली 0 भी लिख सकते हैं। और हमें टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू कितने देर में वो रेस्ट में आ रहा है, वो ड्यूरेशन जो दिया गया है वो दिया गया है 8 सेकेंड। 8.0 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 8 सेकेंड दिया गया। तो अब हमसे पूछा क्वेश्चन में गया व्हाट फोर्स मस्ट, तो फोर्स हमसे पूछा गया, यानी फोर्स जो है वो क्वांटिटी है, मिसिंग है। अगर आप फोर्स का फॉर्मूला याद रखो तो आपको पता होगा फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको पता है एंड एक्सेलरेशन अननोन क्वांटिटी है, तो सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस ए इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपॉन में होता है t, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 0, माइनस में v की जगह रखेंगे 30 एंड अपॉन में t की जगह आएगा 8। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि हमें आगे फर्दर इसे सिंप्लीफाई करने, इसलिए मैं -30/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो चुकी है, तो अब जो हम चीज़ लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं वो ये है कि भाई फोर्स इक्वल्स टू हमारे पास है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ इक्वल टू में लिखेंगे मास की जगह 28, मास कितना हो जाएगा 2800 इनटू में यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो -30/8 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2800 इनटू में बात करेंगे तो ये माइनस में आएगा, सॉरी माइनस यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे इनटू में आएगा 30 टोटल के अपॉन में 8 आएगा। क्लियर। तो अब अगर इसे डिवाइड करें, सिंप्लीफाई आप करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 700 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये कितना आ गया 15, एंड 15 इंटू 7 करेंगे तो 15 7 जा होता है 105, कितना होता है 15 7 जा 105, माइनस के साथ में आएगा, और लास्ट के 2 जीरोज और आ जाएंगे तो ये जाएगा 10,500 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ये याद रखिएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ माइनस ये बता रहा है साइन कि जिधर आपकी बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्शन के बारे में। और यहाँ पे ये जो है मैग्नीट्यूड है, यानी इसके हिसाब से हम आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 10500 न्यूटन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि टिंडल इफेक्ट वो शो करते हैं जिनमें साइज ऑफ सॉल्यूट के जो साइज होते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। और ये पहली बात। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। जिसका मतलब अगर ऑप्शन की बात करें तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये भी शो नहीं करेगा, शुगर सॉल्यूशन वो भी नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये भी नहीं करेगा, क्योंकि सारे सॉल्यूशन है। और सारे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो जितना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाता, इस वजह से लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, लाइट का पाथ विजिबल नहीं, इसलिए टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये डी ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो अगर हमारे पास मान लिया कि हमारे पास दिया गया है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ हमारे पास है तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा, द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो पहले चीज़ तो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, अगर आप कोई याद नहीं है तो याद रखिएगा, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो ये जो क्वांटिटी हमने लिखा है स्लोप के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी है, जिसको हम बोलते हैं डेल v, और ये जो है ये टाइम इंटरवल है जिसको डेल t बोलेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। क्वांटिटी अगर याद हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो अब अगर हम बात करें तो जो स्लोप है हमारा, स्लोप अगर हम बात करें किसका, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस, अगर टाइम की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करें तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सिलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सिलरेशन को। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सी।